शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सनरीला शेयर कर रही है हैदराबाद से। सनरीला कहती है कि हम लोगों का जो गांव है वो सिंध बदीन वाली साइड पर है। आज आपके साथ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बताई हुई एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। उसकी अभी हाल ही में जुलाई में उसकी शादी हुई है, तो वो बताती है कि उन लोगों का जो ननिहाल वाला घर है वो गांव में है। वहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर उसके नाना जी रहा करते थे। उसके नाना जी की वफ़ात को 9 साल बीत चुके हैं। उसके नाना जी जब फोत हुए तो उस कमरे में उसकी 4 जो खाला थी उन्होंने रहना शुरू कर दिया। लेकिन ये तब की बात है जब वो लोग छोटे हुआ करते थे। तो वो बताती है हम लोगों के मामू एक दफ़ा उस कमरे में गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में एक तलवार थी। वो बहुत ज़्यादा कदावर था, उसका सर नहीं था, वो सर कटा था और वो बाकायदा बोलकर मेरे मामू को ये कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, यहाँ से भाग जाओ। मामू चीखते चिल्लाते जब बाहर भागे तो सब घर वालों ने उनसे पूछा तो मामू ने ये सारी बात बताई, जिस पर सब घर वालों का ये कहना था बच्चा है, ड्रानी फिल्में और कहानियाँ पढ़ता रहता है, इसलिए वहम कर रहा है। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसके बाद उस कमरे में जो खाला वगैरह रहती थी वो ये कहती थी कि हमें कभी भी कुछ ऐसा सच महसूस नहीं होता था। अब जब हम लोग वहाँ पर गए तो वो जो कमरा था, जब मेरी खाला की भी शादी हो गई तो उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर कुछ सामान वगैरह रख दिया। इतना ख़ास इस्तेमाल में नहीं था वो कमरा। हम लोग जब वहाँ पर गए तो उन्होंने वो कमरा जो था उसको साफ़ करके तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए बिस्तर लगा दिया, चारपाई लगा दी कि आप यहाँ पर सो जाएं। वो रात को सोए हुए थे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। वो कहते हैं मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि जिस तरह से यहाँ पर कोई मौजूद है। मुझे इस कमरे में किसी की आहट महसूस होने लगी। मुझे लगा कि शायद बंद कमरा है, यहाँ पर पुराना सामान रखा हुआ है तो चूहे वगैरह होंगे, अक्सर भागते दौड़ते हैं तो आवाज़ें आती हैं। मैं इस चीज़ को इग्नोर करके फिर मैं सोने लगा। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चलता हुआ मेरी चारपाई के पास आ रहा है। अब बाकायदा वो पैरों की आहट थी। मुझे लगा कि बस मैं वहम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, कोई बाहर चल फिर रहा होगा। तभी एकदम से मेरे सोए हुए के ऊपर से किसी ने मेरी चादर हटाई और मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने उसे अपना आप छुड़वाने की कोशिश की तो मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो बहुत भयानक मखलूक थी। वो एक सर कटा था, बिल्कुल काला उसका वजूद था, बहुत बड़े बड़े हाथ थे उसके एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ से वो मेरा गला पकड़ रहा था। मैंने जैसे कैसे करके हिम्मत करके उससे अपनी जान बचाई और उस कमरे से बाहर भागा। मेरा शोर शराबा सुन के सब जाग गए तो मैंने उन सब लोगों को ये बात बताई। अब सबको यकीन आ गया कि इस कमरे में कोई मखलूक़ात हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उस कमरे में एक सर कटे का बसेरा था। नाना जी तो फोत हो गए लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस कमरे में कोई सर कटा भी था। फिर उसके बाद हम लोग अगले दिन वापस आए। मेरे हस्बैंड को बहुत सा बुखार था, वो बहुत सा बीमार थे। उनको मेडिसिन भी दिलवाई, कुछ दम वगैरह भी करवाया तो तब वो जाकर ठीक हुए। मेरी फ्रेंड कहती है कि अभी ये रिसेंटली हम लोगों के ननिहाल वाले घर का एक हॉरर इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया सनरीला आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सबा शेयर कर रही है। सबा कहती है कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा की बात है, मैं अपनी चची के घर गई हुई थी। मैंने और मेरी कज़न ने, हम लोगों ने पेपर्स की तैयारी इकट्ठी करनी थी, कंबाइंड स्टडीज़ करनी थी। तो पेपर से तकरीबन 1 माह पहले मैं उनके घर चली गई।
कि हम दोनों मिलकर इकट्ठी तैयारी कर लेंगी। अब जो मेरी चची का घर था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा उनका घर था, बच्चे भी थे, मेरे छोटे कज़न्स जो थे शोर शराबा बहुत करते थे। तो मैंने अपनी कज़न से ये कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर है उसका एक कमरा सेट कर लेती हैं एक माह के लिए, वहीं पर हम लोग पढ़ा करेंगी, वहीं पर सो जाया करेंगी। हम दोनों ने सारा दिन लगाकर ऊपर एक कमरा खाली किया। उनके ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे थे। 2 कमरे जो थे वहाँ पर चारपाइयाँ और सामान वगैरह थे। एक जो कमरा था उसमें सामान बहुत कम था, ना होने के बराबर था। हम लोगों ने ये कहा कि उन कमरों को खाली करने से बेहतर है हम लोग ये वाला कमरा खाली कर लेती हैं। ये था भी थोड़ा सा छोटा। हम लोगों ने सारा दिन लगाकर उस कमरे की सफाई की। वहाँ पर 1-2 टूटी फूटी चेयर्स थी, वो उठाकर बाहर रखी, कमरा धोया, साफ़ सुथरा किया। वहाँ पर हम लोगों ने फ्लोर सेटिंग की, मैट्रेस बिछाए। एक साइड पर हम लोगों ने अपना स्टडी सिस्टम सारा सेट किया, अपनी बुक्स रखी। इन शॉर्ट कि शाम तक वो कमरा रेडी था और वो बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। अब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हम लोगों ने खाना भी अपने कमरे में ही लाकर खाया। सख्त सर्दियों का मौसम था, धुंध वाला मौसम, दिसंबर का एंड था और उस मौसम में तो बहुत शदीद ठंड होती है। हम दोनों ऊपर आ गई। अब उनका घर का जो ऊपर वाले पोर्शन का ये सीन था कि सीढ़ियों से जब ऊपर आते थे तो सामने एक बहुत बड़ा टीवी लाउंज था। उस टीवी लाउंज में 3 कमरे थे, जिनमें से एक रूम हम लोगों ने सेट कर लिया। जो रूम हम लोगों ने सेट किया था वो बाहर टेरेस के साथ अटैच था। वहाँ पर एक विंडो भी थी, उसको भी खोल कर आप बाहर टेरेस देख सकते थे। थोड़ा सा बाहर टेरेस भी था, ग्रिल्स लगी हुई थी, यानी अगर आप टीवी लाउंज से बाहर निकले तो वहाँ पर आप टेरेस में भी खड़े हो सकते थे। टीवी लाउंज के आगे उन लोगों ने एक ग्रिल लगवाई हुई थी, पूरा वो नेट डोर था, वो रात को हम लोग बंद कर देते थे और उसके आगे कर्टन्स भी लगाए हुए थे सर्दी के मौसम में। लेकिन ऊपर उन लोगों का रहना सहना नहीं था, छोटी सी फैमिली थी, इसलिए वो लोग नीचे ही रहते थे। हम लोगों ने वो पर्दे आगे कर दिए। बहुत सख्त सर्दी थी। हम लोगों ने काफ़ी देर बैठकर पढ़ाई की। स्टडीज़ करने के बाद 11 बजे हम दोनों नीचे गई, चाय बना कर लाई। हम लोगों ने चाय पी। 1 बजे तक हम लोग पढ़ती रही। अच्छी खासी हम लोगों को तैयारी हो गई। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अब हम लोग सोते हैं। जैसे ही हम लोग सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर गई, लाइट ऑफ की, एकदम से थोड़ी ही देर के बाद बाहर ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने ग्रिल के पर्दे हटाए हों। उनके जो पर्दे थे वो रेलिंग वाले थे और अगर उनको ज़रा सा भी छेड़ते थे तो वो आवाज़ आती थी। तो मैंने अपनी कज़न से पूछा कि रुबीना ये बाहर आवाज़ कैसी है? तो वो कहने लगी कि हवा चल रही होगी, अक्सर हवा से ये पर्दे हिलते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, ऐसे ही होगा। हम सोने लग गए। मैं बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन मुझे ज़रा से भी आहट से मेरी आँख खुल जाया करती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे आकर कोई लेटा है। बाकायदा मुझे उसका वजूद महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी कज़न है, उसे डर लग रहा होगा या ठंड लग रही होगी, तो वो मेरे वाले बिस्तर पर आ गई होगी, क्योंकि वो विंडो वाली साइड में थी। अब वो जो कोई भी वजूद था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। मेरी कज़न की तो हाइट मेरी जितनी थी और वो जो जिस्म था वो बहुत ज़्यादा सख्त था। इतना ठंडा जिस्म था उसका, जैसे कोई बर्फ़ मेरे साथ लगी है। उसने बाकायदा मेरे ऊपर अपना हाथ रखा जैसे कोई मेरे पीछे लेटा है। बहुत लंबे नेल्स थे उसके। उसने वो नेल्स मेरे हाथ पर फेरे और ऐसा लगा कि वो नेल्स जो है मेरे हाथ के अंदर कोई गाड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे दर्द भी हो रहा था और वो ठंड मुझे लगने लगी। ब्लैंकेट मैंने लिया हुआ था, इसके बावजूद मुझे सर्दी लगने लगी कि ये इतना ठंडा वजूद किसका है। अभी मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके गर्दन टर्न करके देखना चाहा और वो हाथ हटाना चाहा। वो काला स्याह एक हाथ था, बहुत ब्लैक हाथ था, बहुत लंबा हाथ था और उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। मैंने अपने एक हाथ से उसका चेहरा भी पीछे किया तो मुझे बहुत लंबे लंबे से दांत अपने हाथों पर लगते महसूस हुए। जितना मैं उसको पीछे कर रही थी वो मुझे उतना ही ज़्यादा दबोच रही थी। वो कोई औरत थी, हल्की सी आवाज़ में हंस रही थी, डरावनी आवाज़ निकाल रही थी। वो मुझे मज़ीद नेल्स चुभोने की कोशिश कर रही थी।
जैसे मेरी स्किन में गाड़ देगी। मैं इतनी खौफजदा हुई कि मुझसे चिल्लाया तो जा ही नहीं रहा था। मैंने हिम्मत की और मैंने अल्लाह अकबर कहकर आयतल कुर्सी पढ़ी ऊंची आवाज़ में। जो ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पलक झपकने का एहसास था और वो गायब होगी। मैं थर थर काँप रही थी सर्दी से। मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर मेरी कज़न जागी और भागती हुई मेरे पास आई। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मेरा चेहरा और मेरे होंठ बिल्कुल नीले हो चुके थे। वो बहुत डर गई। उसने लाइट ऑन की, भागती हुई नीचे गई, चची को जगा कर लाई। चची ऊपर आई। जब चची ने मेरी हालत देखी वो भी डर गई कि पता नहीं इसे क्या हुआ है। जल्दी से उन लोगों ने मेरे पास हीटर लगाया। मेरे हाथों पैरों की हथेलियों को वो अच्छी तरह से मलने लगे कि किसी तरह से मैं होश में आ जाऊं। कुछ मैं बोलने के काबिल हुई। थर थर काँप रही थी। हीटर से कुछ मेरे जिस्म में जैसे वो ब्लड सर्कुलेशन हुई तो मैं कुछ नॉर्मल हुई। मैंने उन्हें सारी बात बताई। चची बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि चची इस बारे में कुछ जानती हैं। चची ने ये कहा कि बस तुम लोग ऊपर अकेले नहीं सोना, पढ़ाई तक ठीक है, तुम लोग नीचे आ जाओ। नीचे लेकर गई। सुबह ये बात चची ने मेरी अम्मी को भी बताई। दादी अम्मा जो थी वो हमारे पास ही रहती थी। दादी अम्मा ने जब ये बात सुनी, दादी अम्मा मेरे अम्मी अब्बू के साथ 10 बजे तक उधर आ गई। दादी अम्मा ने जब मुझे देखा, दादी अम्मा ने ये कहा कि मैंने आज तक ये बात सबसे छुपाई है क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाते। मैं जब भी यहाँ पर आती थी तो मैं इनको हमेशा मना करती थी कि ऊपर किसी बच्चे ने जाकर सोना नहीं है। दरअसल चची का जो ऊपर वाला पोर्शन था, दादी अम्मा का कहना यह है कि वहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है और उसका उसी कमरे में बसेरा है। उस कमरे में वो लोग सामान भी नहीं रख सकते थे। अगर उस कमरे में सामान रखते थे तो वो सामान तोड़ फोड़ देती थी और इतना शोर उस सामान के ऊपर करती थी कि कमरा खाली करना पड़ता था। ये तब की बातें थी जब नई नई चची की शादी हुई थी। दादी अम्मा ने बताया कि वहाँ पर उन्होंने एक आमिल को बुलाया था तो आमिल साहब ने पढ़ाई करके बताया था कि इस हिस्से में चुड़ैल का बसेरा है और उसका जो मेन मस्कन है ये वाला कमरा है। दादी अम्मा कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग ऊपर वाला पोर्शन सेट कर लोगी। जब मैं अपनी चची के घर आ रही थी मुझे तब भी दादी अम्मा ने मना किया था कि शाम के वक्त ऊपर वाले हिस्से में मत जाना। तो मुझे ये था कि शायद ठंड की वजह से कह रही हैं कि ऊपर सर्दी होती है तो हम लोग ऊपर जाकर ना बैठे। मैंने जब दादी अम्मा को सारा उसका हुलिया बताया तो दादी अम्मा कहती हैं कि उसको मैंने कई बार उस कमरे में बैठे देखा है। दादी अम्मा कहती हैं कि जब तुम्हारे चाचू की नई नई शादी मैंने की थी तो मेरा ये दिल था कि मैं ऊपर वाला हिस्सा भी इनको सेट करवा के दूँ। तो जब मैं इस कमरे को मैंने खोला तो वो सामने बैठी हुई थी तो मैंने जल्दी से कमरा बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी। तो फिर जो दादी अम्मा के बड़े भाई थे वो अमलियात वगैरह करते थे, जानते थे इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर मत जाना, यहाँ पर चुड़ैल का बसेरा है, इसको छेड़ो ही ना, इसको नहीं छेड़ोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, इस हिस्से को छोड़ दो बिल्कुल इसके लिए। वहाँ पर उसका पूरा ख़ानदान रहता था। जो वो मुझे उसने अपना जाहिर किया, जिस साइड पर मैं सो रही थी वहाँ पर मेन उसका मस्कन था, उस दीवार वाले हिस्से के साथ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उसी वक्त अम्मी और अब्बू के साथ और दादी अम्मा के साथ वापस आ गई। मुझे बहुत सा बुखार था, काफ़ी दिन मेडिसिन नहीं, बुखार नहीं उतर रहा था। फिर एक साहिब के पास गए, उन्होंने मुझे दम किया, तब जाकर मैं ठीक हुई। ये स्टोरी आज भी जब मेरे सामने ये सीन आता है, जब मैं इस बात को फील करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आज से 6 साल पहले की बात है। अब कभी भी अगर मैं चची के घर जाती हूँ तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाती। मैं अपनी कज़न से जब पूछती हूँ तो वो ये कहती है अक्सर हमें सर्दी के मौसम में ऊपर किसी के चलने फिरने की आहट महसूस होती है, जैसे कोई भारी कदमों के साथ हम लोगों के सेकंड फ्लोर पर चलता फिरता है। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सब आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwig57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर मैं बहुत हॉरर स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। व्लॉग चैनल पर मैं व्लॉग भी पोस्ट करती हूँ, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें।
नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।